स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक हमने 5 लेसन तक पढ़ लिया है, वो भी थ्योरी के साथ, और अपना जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसके साथ हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने भी 5 लेसन तक तैयारी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए और डेली देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज जो हमारा पाठ है, षष्ठा पाठ है, अर्थात छठा पाठ, और पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। ठीक है, पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। विशेषकर देखा जाए तो यह एक ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन हम इसको संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं कि संस्कृत में कुछ नहीं, इनके लिए विशेष उदाहरण है कि देखिए आप संस्कृत में ज्योग्राफी भी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने मित्र के पास, दोस्त के पास, बंधु के पास, जो भी भाई बहन आपके 9th क्लास में हो और जिनका विषय संस्कृत हो। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं आज का पाठ। पाठ का जो आरंभ है इस प्रकार से है, देखिए आप लोग कि अधुना वैज्ञानिक युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरण से चर्चा होती। अधुना अर्थात अब, ठीक है, अधुना का अर्थ क्या है? अब। वैज्ञानिक युग, अभी जो क्या है, वैज्ञानिक युग चल रहा है। यदा प्रकृति, जब प्रकृति क्या असंतुलित हो जाती, तदा, तब पर्यावरण की चर्चा की बात होती। ठीक है, जब तक सही चल रहा है ना, जब तक हमारे जीवन में, तो जीवन में ही ले सकते हैं, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो तब तक कोई चर्चा नहीं होता है। जैसे ही कुछ असंतुलित, जैसे ही कुछ ऐसा हुआ तब चर्चा शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही पर्यावरण में कभी असंतुलित हुआ तो फिर चर्चा इस पर शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो उदाहरण मैं आपको दूं, असम में देख सकते हैं कितना भयंकर बाढ़ आया हुआ है अभी, है ना। तो ये क्या है? ये पर्यावरण का असंतुलन ही है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? कथम प्रदूषण दूरीकरणे, कैसे प्रदूषण को दूर करना चाहिए। प्रकृति ही संतुलिता भवे, जिससे कि प्रकृति संतुलित हो। पशु पक्षी स्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, और पशु पक्षी जो है वो क्या है? अपने अपने रूप में स्थित हुआ। देखेंगे आप कि अभी बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो एकदम से लुप्त, एकदम से गायब ही हो गए। कहाँ पर हम जो इतिहास में पढ़ते थे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे पक्षी हुआ करते थे, पहले ही वो सारे लुप्त हो चुके हैं। और जो हमारे आंखों के सामने कुछ दिन पहले जो दिखाई देते थे, अब वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तो मानवश्च शुद्धम जलम वायु चले भेद, क्या है कि मानव शुद्ध जल वायु को प्राप्त कर सके। क्या आप विचार कीजिए, क्या आप अभी शुद्ध जल ले पा रहे हैं? क्या वायु शुद्ध आपको मिल रही है अभी? ठीक है, जीवनम च कल्याणमयम स्यात् इति प्रश्न भूयः भूयः सर्वान् आंदोलयति। और अगर हमारा, ठीक है, जीवन शुद्ध रहेगा, अगर हम शुद्ध जल ग्रहण करेंगे, शुद्ध वायु ग्रहण करेंगे, तो हमारा जो जीवन के कल्याण में रहेगा। और भूयः भूयः सर्वान् आंदोलित, यह जो प्रश्न है कि भाई कैसे स्वस्थ रहा जाए और मस्त रहा जाए, ये जो प्रश्न है वो भूयः भूयः अर्थात बार बार, भूयः भूयः का अर्थ क्या है? बार बार। सर्वान् आंदोलित है, सभी को आंदोलित करके रख देता है, अर्थात सोचने पर मजबूर कर देता है। संस्कृत साहित्य न यम अवस्था आसीत् इति पाठे अस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपण वर्तते। तो संस्कृत साहित्य में ऐसी यम अवस्था आसीत्, ऐसी अवस्था थी कि पाठे अस्मिन्, तो संस्कृत साहित्य में बताया गया है कि भाई संस्कृत साहित्य उस समय में क्या पर्यावरण के बारे में कहा गया और क्या स्थिति पर्यावरण की पहले उसके बारे में कहा गया। उसी में क्या पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरण से निरूपणम वर्तते। तो इस पाठ में आप जानेंगे कि पहले जो संस्कृत साहित्य लिखा गया उस समय में जो पर्यावरण की क्या स्थिति थी, ठीक है, इसके बारे में आप संक्षेप से इस पाठ में जानेंगे। तो आइए अब जो हमारा मूल पाठ शुरू करते हैं। तो कहा कि भूमिर्जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशुस्तृणम साम्यम स्वस्थत्वम एतेषाम पर्यावरण संजकम। ठीक, तो कह रहा है कि भूमि, जल, नभ बोले तो आकाश, वायु, अंतरिक्ष, और पशुस्तृण मतलब पशु के जो तिनका अर्थात घास, मतलब जो भी आप बड़े से बड़े चीज लीजिए या छोटे से छोटे चीजें भी लीजिए, सबकी क्या है? साम्यम, सबकी संतुलन होना, सबका संतुलन होना। स्वस्थत्वम एतेषाम, सबका स्वस्थ होना था, शुद्ध होना। एतेषाम पर्यावरण संजक, और सभी इसका, सभी का स्वस्थ होना भी क्या कहलाता है? इसी को क्या कहा गया है? पर्यावरण कहा गया है। ये नहीं कि अगर संतुलन हो, संतुलन के साथ साथ शुद्ध भी होना चाहिए। तो कहा कि भूमि अगर शुद्ध हो और संतुलित हो, जल शुद्ध हो, संतुलित हो, नभ अर्थात आकाश क्या है? संतुलित हो,
वायु भी संतुलित हो, शुद्ध हो, अंतरिक्ष भी क्या संतुलित हो, पशु तृण मतलब पशु को जो तिनका अर्थात घास जो खिला रहे हैं आप जो भी है वो सब क्या है स्वच्छ होना चाहिए, तभी इसी का नाम क्या कहा गया है, पर्यावरण कहा गया है। संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसार से सर्वान विषयान पूरीकृत्य प्रचलित। और संस्कृत साहित्य की जो महती परंपरा बहुत महान परंपरा रही है कि संसार के सभी विषयों के, ऐसा नहीं है कि संस्कृत में बस मंत्र ही है तो मंत्र विषय को ही आपको बार बार पढ़ाया जा रहा है, बार बार श्लोक ही पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सर्वान विषयान सभी विषयों को पूरीकृत्य अर्थात स्वीकार करके प्रचलित और बताया जाता है। ठीक है, तो संस्कृत में आपको सभी चीज देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, या कोई शास्त्रीय विद्या हो, संगीत हो, या अभी देखिए जैसे पर्यावरण हो, सारा कुछ, इतिहास हो, सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मंत्र तक ही सीमित है, श्लोक तक सीमित है। प्रकृति संरक्षण पर्यावरण से संतुलन व तत्व स्वभावतः उपस्थापित अस्ति। और प्रकृति का जो संरक्षण है और पर्यावरण का जो संतुलन है तत्र स्वभावतः उपस्थापित अस्ति, और वो स्वभावतः उपस्थित होता है, क्योंकि भाई प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है जिससे क्या पर्यावरण संतुलित रह पाए। वैदिक काले प्रकृति उपकरणानि व देव रूपाणि प्रकल्पितानि, ठीक है, प्रकल्पितानि अभवन। तो कहा कि वैदिक रूप काल में जब वैदिक समय चल रहा था तो प्रकृति का जो रूप था वो देव रूप, ठीक है, देव रूपाणि देव स्वरूप रूप था उसका। ठीक, तो कैसा था, तो कहा गया कि पर्जन्य वेद इत्थम स्तूयते, इसलिए मेघ के विषय में वेद में क्या है स्तुति की गई। क्या कहा गया है कि इरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्य पृथ्वी रेत सावती। तो कहा कि मेघ पृथ्वी जलेन रक्षति, मेघ के द्वारा पृथ्वी की रक्षा होती है। जैसा कि अभी देख सकते हैं, अगर मान लो आप बारिश ही ना हो तो क्या पृथ्वी की रक्षा हो पाएगी? क्या आप जल ग्रहण कर पाएंगे? क्या आप अनाज ग्रहण कर पाएंगे? क्या अन्न फल फूल जितना भी है क्या फलीभूत हो पाएंगे? फल पाएगा नहीं ना, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेघ ही क्या करता है, पृथ्वी का रक्षा करता है। किससे? जल के द्वारा रक्षा करता है। तदा सर्वेभ्य अन्नम भवति, इसके जिससे सभी के लिए क्या होता है, अन्न होता है। एवं ये वनस्पतयः फलयुक्तः अफलावा पुष्पवन्तः अपुष्पा वा सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु पापानि अर्थात मनानि दूरी कुर्वन्तु। इसी श्लोक का लगभग ये अर्थ है कि एवं ये वनस्पति, इसी प्रकार जो वनस्पति है जो फल युक्त अर्थात जो फलित है जिसमें फल आ गया है, और अफला जिसमें फल नहीं आया है, पुष्पवंता जिसमें फूल आ गया है, और अपुष्पा जिसमें फूल नहीं आया है। सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु, वो सभी जो है मानव के लिए रक्षा के लिए है। ठीक है, उसको सभी को मानव को रक्षा करनी चाहिए। पापानि अर्थात वो सभी के हमको पापों से दूर करे, मलानि दूर रहता है, और हमें मतलब मल अर्थात गंदगी अर्थात हमारे जो शारीरिक गंदगी है, मानसिक मल है, इस सबको दूर करे। हम स्वस्थ भोजन करें, स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ वायु ग्रहण करें, ऐसा अर्थ है यहाँ पे। इसी चीज का यहाँ पे है कि देखिए, या फलिनी जो फलित है, या फला जो अफलित है अर्थात जिसमें फल आ चुका है या जिसमें नहीं आया है, अपुष्पा जिसमें फूल नहीं है, या पुष्पिना जिसमें फूल है। ऐसे इसको क्या कहा है कि इसी को बृहस्पति ने कहा कि प्रसूता ता नो मुंचन्तो अहमसः, कहा कि ये सब हमको क्या करे, हमको पापों से बचाए और हमारे जो मल है, शारीरिक मल है, उसको दूर करे, जिससे हम स्वच्छ वायु, ठीक है, स्वच्छ भोजन ग्रहण कर सके। अत्र औषधयो देव्य स्तुयन्ते, और यहाँ पे औषधि देवता की क्या है स्तुति किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णन आवश्यकम विद्यते, संस्कृत काव्यों में जो प्रकृति का वर्णन है वो आवश्यक। आप संस्कृत का अगर ग्रंथ उठा के देखेंगे, अभी तो आप 9th क्लास में ही है, अगर आगे आप कभी संस्कृत विषय को लेकर आगे पढ़ते हैं तो आपको प्रकृति का वर्णन बहुत खूब देखने को मिलेगा, जैसे कि कालिदास है, ठीक है, या अंबिका दत्त व्यास हुए, जितने भी कवि हुए हैं, या कादम्बरी में भी आपको एक पुस्तक का नाम है कादम्बरी, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे वहाँ कई जगह प्रकृति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जैसे कहा गया कथ्यत यत ऋतु हो गया, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान, वनम, सबका हिंदी बताने का जरूरत नहीं, सब हिंदी में ही है। ऋतु मतलब ऋतु हो गया मौसम, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर अर्थात नदी, उद्यान बगीचा, वन अर्थात जंगल, इत्यादि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्य। सबका वर्णन आपको क्या है संस्कृत के जो क्या है महाकाव्य है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी और भी उदाहरण जिसको आपको बताया जाएगा वो आप देखेंगे क्या है महाकाव्य। जैसे एक महाकाव्य वाल्मीकि के क्या है
वो रामायण है, ठीक है। वाल्मीकि का महाकाव्य क्या है, इस पर याद रखना है, रामायण। उसमें पंपा सरोवर का वर्णन आता है, तो उसमें देखिए प्रकृति का किस प्रकार वर्णन किया गया है कि नाना द्रुमलता किरणाम शीतवारी निधिम शुभाम पद्म सौगंधिक ही ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडले। कहा कि नाना द्रुमलता किरणाएं, कीर्णाम जो क्या है, यहाँ जो नदी का नाम आया था क्या, पंपा सरोवर, ठीक है। पंपा सरोवर जो क्या है, नाना द्रुमलता किरणाम अर्थात अनेकों प्रकार की लताओं से आकिर्ण, अर्थात उसमें जो तालाब है, वो जो सरोवर है, बहुत सारे उसमें क्या है, लताएं हैं, फूलों की लताएं हैं। और उसका जो शीतवारी निधिम शुभाम, उसका जो जल है बहुत ही शीतल है, बहुत ही शीतल है, ठीक है, ठंडक है उस जल को। और शुभम जो कि एकदम क्या कहता है, मतलब वो बहुत सुंदर, शुभम अर्थात बहुत ही पवित्र है, जो अच्छा दिखाई देता है। आप देखिएगा कभी भी आपको अगर स्वच्छ पानी दिखाई दे तो कितना साफ दिखाई देता है वो, इसका मतलब आपका अपना प्रतिबिंब भी आप उसमें देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा उस किनारे में आपको बैठना, ठीक है। नदी किनारे जो इसका पानी बहुत ही ठंडा पानी हो, स्वच्छ हो, एकदम साफ सुथरा उसमें दिखाई दे रहा हो, आपको वहां उस किनारे बैठना बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर पद्म सौगंधिक ही, पद्म सौगंधिक अर्थात फूलों के द्वारा, कमल, पद्म अर्थात कमल के द्वारा सुगंधित है वो जो सरोवर के, उस सरोवर में क्या है, पूरा कमल के फूल ही खिले हुए हैं। ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडल, और कुमुद मंडल है अर्थात कुमुद भी क्या है, फूलों के नाम है, जो अनेकों प्रकार के फूलों से वहां पे क्या है, सरोवर में वो अनेकों प्रकार के सरोवर में फूल लगे हुए हैं, जिससे और भी उस सरोवर का सुंदरता बढ़ा रहा है, वो सरोवर की सुंदरता बढ़ा रहा है। कौन, तो अनेकों प्रकार के क्या है, लताएं हैं, जो शीतल क्या है, जल है, जो कमल का फूल है अपने गंध के द्वारा, कमल के फूल के सुगंध के द्वारा, और अनेकों प्रकार के शुक्लाम सफेद क्या है, फूल, कमल के फूल है, वो क्या है, उस सरोवर की क्या है, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्तीनां नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। तो कहा कि संस्कृत काव्यों में आपको स्वस्थ पर्यावरण की जो कल्पना है स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा, और बहती हुई नदियों के बारे में जो वर्णन है बहुत सारे देखने आपको ना क्या कहते हैं, संस्कृत साहित्य में गंगा नदी के बारे में है ना, यमुना नदी के बारे में, सरोवर के बारे में, वाराणसी में जैसे गंगा है, मतलब अलग अलग प्रकार के जितने भी नदी हैं सबके बारे में आपको जानने को वहां पे विशेष रूप से जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जल प्लावन से वर्ण तो विरलम है, और जल का बढ़ना अर्थात तो बाढ़ वाली क्षति तो शायद ही कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस समय की बात हो रही है, जब संस्कृत साहित्य, जब संस्कृत काव्य जब चल रहा था तब की बात हो रही है। सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न बाणभट्टेन वर्णितः, जैसा मैंने बताया ना अभी, बाणभट्ट, ठीक है, ये एक कवि हुए हैं, इनके जो प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, तो उन्होंने लिखा है कि सूर्य तापितः, तो सूर्य के जो ताप, ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न, जेठ के महीना में आप देखेंगे फिर मध्याह्न में अर्थात दोपहर का समय कितना भयंकर गर्मी पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक सेकंड वहां पे खड़े रहेंगे तो कभी ना इसको आपको महसूस करना हो कि गर्मी कितना पड़ रहा है जेठ के महीने में, तो आपको क्या करना है, जेठ के महीने मध्याह्न में, ठीक है, दोपहर के समय में आपको क्या करना है, अपने छत पे जाके जाना है। कैसे छत पे जाना है, तो नंगे पैर आपको छत पे जाना है, चप्पल नहीं पहन के ऐसे ही जाना खाली पैर। तब देखिएगा आपकी जेठ जो माह है, ठीक है, ज्येष्ठ जो माह से इसकी गर्मी आपको कैसी लगती है, तब पता चलेगा कि क्या गर्मी। इसी का वर्णन क्या करते हैं, बाणभट्ट करते हैं कि सच स्वाभाविक, वो तो स्वाभाविक है भाई, किसी बताने वाली क्या बात है कि जेठ में क्या गर्मी पड़ता है। हाँ, वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनाम आस्था दृश्यते, और स्वाभाविक रूप से ऋतुओं के वर्णन के विषय में पर्यावरण के प्रति कवियों का क्या है, आस्था प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ग्रीष्म आतापेन संतप्तस्य रक्षा वृक्षा कुर्वन्ति, अगर गर्मी है बहुत ज्यादा तो उससे जो आतप्त है, उससे जो व्याकुल है, उसकी रक्षा कौन करता है, वृक्ष करता है। इति प्रकृति वरदान, और यह क्या वृक्ष प्रकृति का वरदान है जिसको हम लोग एकदम काट के हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जिस छाया में आप अभी बैठ रहे हैं हो सकता है आगे जाके वो छाया भी, पेड़ की छाया आपको ना मिले। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यम, ठीक है, इति प्रतिपादित, इसलिए वृक्ष के को रोपना कब, मार्गों में। आप देखिए कई सारे जो बड़े बड़े सड़क है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल लंबा लंबा सड़क, उसको चारों तरफ क्या, दोनों तरफ क्या लगाया गया उसके, ठीक है, जैसे रोड है, ठीक है, जैसे भी रोड है इसके दोनों तरफ, इस तरफ भी, हाँ, इस तरफ भी क्या बनाया गया है, बहुत सारा वृक्ष रोपण कर दिया है। क्यों, कि अगर भाई कोई थका हारा आए तो आराम से ठंडा में बैठ सके, ठीक है। और
पूरा जो ताप है वो रोड पे भी सड़क पे न पड़े, बिल्कुल गर्म हो जाता है एकदम से, जिसमें टायर वगैरह फटने का क्या होता है चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा चांस है। तो कहा कि फलवंतो वृक्षास्तु परोपकार नीति कथ्यंती नीतिकार, और फलवान जो वृक्ष होता है वो परोपकार के लिए होता है, ऐसा नीतिकार कहते हैं। तो क्या कहते हैं नीतिकार, उनका कहना है कि स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष जो है वो स्वयं फल नहीं खाते हैं। आपने कभी देखा है बहुत सारा आम का पेड़ हो और उसमें बहुत सारा आम ही आम हो, और दिन में आपने आम देखा और रात में सारा पेड़ ही खा गया, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? कि स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वो जो वृक्ष है वो स्वयं फल नहीं खाते। वो किसके लिए है भाई? वो तो परोपकार के लिए, वो हम लोगों के लिए है, और हम लोग ही उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्वयं न वारिणी पीबंती नद्य, जो नदी है क्या स्वयं ही जल पी जाती है? नहीं ना, तो हम लोगों के लिए, वो भी परोपकार के लिए है। ठीक, तो इस प्रकार हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनको कटने से रोकना चाहिए, पानी को गंदे होने से हमें बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। नरा कन्याश्च वृक्षान पति ममता शीला इति शाकुंतले नाटके वर्णिते, जो नरा अर्थात कन्या जो होती है, जो लड़कियां होती है, वो वृक्ष के प्रति क्या ममताशील होती है, ऐसा शकुंतला नाटक है। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक ग्रंथ है जिसके रचनाकार महाकवि कालिदास है। तो उसके बारे में बताया गया है कि शकुंतला नाटक में ये वर्णन प्राप्त होता है। क्या मिलता है कि शकुंतला वृक्षान जलेना तर्पयित्वा एवं स्वयं जलम पिबती, तो जो शकुंतला रहती है वो अपने बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे फूल है सब में पानी देने के बाद ही स्वयं जलम पिबती, उसके बाद ही खुद जल पीती थी वे। ठीक है, पूरा जितने भी वृक्ष है सबको सिंच देती थी, सब में पानी दे देती, उसके बाद ही स्वयं पीती थी। ये लाइन आता है अभिज्ञान शाकुंतला में कि पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम, ठीक है, युष्मास्व पीतेषु, या मतलब वह पातुम न, पहले खुद नहीं जल पीती थी, पहले क्या है सभी वृक्षों को जितना भी लताएं जितने भी फूल है उसमें सब में पानी दे के उसके बाद खुद पानी पीती थी। तो ये तो रहा शकुंतला के बारे में। आगे है किम च भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमला नाम तदवर्ती नाम भ्रमणा नाम च वर्णम करते। तो भट्टी क्या एक कवि हुए हैं जिन्होंने भट्टी काव्यम लिखा है। ठीक है, भट्टी कौन हुए? एक कवि हुए हैं जिन्होंने भट्टी काव्यम लिखा है, और उस काव्य में शरत काल में जो शरत ऋतु आता है उसमें कमल का वर्णन किया गया है, कि कमल का किस प्रकार से वर्णन किया गया है जानिए। कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, कहा कि न तज्जलम, वो भाई जल, वो जल जल नहीं है जिसमें पंकजम, जिसमें फूल न खिले, जिसमें क्या है सुचारु पंकजम, अर्थात तो जिसमें वो कीचड़ न हो और उस कीचड़ में क्या है फूल न खिले। ध्यान से सुनिए, न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, वह जल जल नहीं है जिसमें कीचड़ न हो और जिसमें कमल न खिले। और न पंकजम तद यद यद लीन षट पदम, षट पद बोलते हैं भौरा को। ठीक है, षट पद किसको बोलते हैं? भौरा को। तो कहा कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, वह जल जल नहीं है जिसमें कमल न खिले, न पंकजम, और वह पंकज नहीं, अर्थात वह कमल नहीं है, यद तद यद लीन षट पदम, और जिस पर भौरा न मंडरा है। समझ में आ गया आपको कि वह जल जल नहीं है जिसमें कमल न खिले, और वह कमल कमल नहीं है जिसपे भौरा न बने। भाई वो भी कमल क्या कमल है जिसपे भौरा भी नहीं मंडरा रहा है। अगर उसपे भौरा मंडरा रहा है, उसका रस पान कर पा रहा है, तब उसमें कमल में सुगंध है। ठीक है, तब वो कमल है। ये कौन कह रहे हैं? ये भट्टी जी कह रहे हैं, भट्टी कवि हैं वो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वसंते तो सर्वाह प्रकृति शोभन तरा भवती कालिदास, और फिर कालिदास जो है वो वर्णन करते हैं वसंत ऋतु के बारे में। तो कहा कि वसंते ऋतु वसंते तो सर्वा प्रकृति शोभंतर, और वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में क्या सबसे अच्छा ऋतु, सबसे श्रेष्ठ ऋतु माना गया है। द्रुमा सुपुष्पा सलिलम सपद्यम सर्वे प्रिय चारुत्तरम वसंत, और वसंत ऋतु में, ठीक है, वसंत अर्थात वसंत ऋतु में द्रुमा सुपुष्पा, ठीक है, जितने भी कमल के फूल है, सुपुष्पा अच्छे अच्छे फूल है, सलिलम सपद्यम, और जो जल में खिलने वाले जो फूल है, सर्वे प्रिय चारों तरफ, सभी मन को हर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे वसंत ऋतु में हर जगह नया नया पत्ती आ जाता है, पेड़ पौधा पे आप देखेंगे नया नया एकदम हरा हरा पत्ती आपको पत्ता देखने को मिलेगा, फूल सारे इतने सारे खिल जाएंगे, उसका सुगंध इतना अच्छा आता है, और सर्वम सभी को प्रिय, सभी को अच्छा लगता है, सभी को चारों तरफ वसंत है, और इसको सभी को देखने में अच्छा लगता है, सुगंध में अच्छा लगता है। ये वसंत ऋतु को बात कर रहे हैं, और ये कौन कह रहे हैं? कालिदास। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास पशुनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपणम करोति, तो इन्होंने कालिदास ने वसंत ऋतु के बारे में बताया
अब कालिदास के पशु के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कहते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगहि मुहुस्तारितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथ, ठीक है, रोमंथम अभ्यस्तु, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। यहाँ अलग करेंगे तो रोमंथम अभ्यस्तु। अब क्या, गाहंतम महिषा, महिषा बोलते हैं भैंस, ठीक है, महिषा अर्थात भैंस, ठीक है, गांव में से महिष भी बोलते हैं ना, महिष, और ये भैंस, ठीक। तो गाहंताम महिषा निपान सलीलम, तो सलील अर्थात जल में क्या है, भैंस क्या होता है उस समय में बहुत स्नान करता है, तो उसको लगता है कि उसको निकलना ही नहीं पानी से, क्यों, एकदम ठंडा ठंडा पानी लगता है, उसको नहाने में खूब मजा आता है, ठीक है। श्रृंग ही मुंह ताड़िता, अपने सींग के द्वारा भैंस क्या करता है, उस मिट्टी को वहां पे कुरेदता रहता है, मिट्टी में ऐसे करके सर मारता रहता है ना। आपने कभी देखा होगा, गांव में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। तो कहा कि गाहंताम महिषा निपान सलीलम, तो महिष जो होता है, जो भैंस होता है, वो पानी में खूब जमकर स्नान करता है, ठीक है। श्रृंग ही, और सिंह के द्वारा बार बार मिट्टी को खोदता है, ठीक है। और छायाबद्ध कदम्बकम, और कदम का पेड़ आपने लोगों ने कभी देखा है, कदम का पेड़, उसका जो फल होता है, लगभग मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ऐसे गोल सा रहता है, और उसमें क्या ऐसे डॉट 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 करके छोटा छोटा बुनका बुनका सा रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा ऐसे ऐसा रहेगा, ऐसे कदम का पेड़ रहता है, ठीक है। ऐसे कदम के पेड़ के नीचे क्या है, मृगकुलम, जो मृग अर्थात जो हिरण का झुंड है, और रोमंथम अभयस, क्या है, अभयस्यतु, ठीक है, वो आराम से, मस्ती में आराम से, उसको बिल्कुल छाया मिलता है। कदम के पेड़ के नीचे क्या बताया जाता है, बहुत सारा छाया मिलता है, एकदम ठंडा महसूस होता है। तो मृगकुलम अर्थात जो हिरण का जो झुंड है, हिरण का जो समूह है, वो क्या है, कदम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम से आराम फरमा रहा है, उसको कहीं कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो ये बताया कालिदास ने पशु के स्वाभाविक स्थिति के बारे में। अब क्या है कि एवं प्राचीन भारत, इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार सर्वस्यापि पर्यावरण से स्वस्थता प्रति जागरूका भवन। तो इस प्रकार जो जितने भी साहित्यकार हुए हैं, वो सभी क्या है, पर्यावरण के स्वस्थता के प्रति जागरूक हुए हैं, और हमें भी अभी जागरूक होने की बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि हम जो इंसान हैं, सबसे ज्यादा क्षति हम पर्यावरण को हमारे द्वारा ही हो रहा है, हम ही क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी क्या है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक होते हैं तो आप भी किसी को जागरूक कीजिए। कुत्रापि प्रकृति असंतुलन न भवेत, कहीं भी प्रकृति का असंतुलन नहीं होना चाहिए। इति प्रयासशीला आसन, ऐसा प्रयास होना चाहिए, ठीक है, ऐसा प्रयास रहता है और होना भी चाहिए। और आप लोग अपने स्तर से जितना भी पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, संरक्षण के लिए जो भी कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा। तो ये जो पाठ है विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ में आया है, मैं आपको उत्तर जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस पाठ के जो अगला जो हमारा क्विक रिवीजन क्लास आने वाला है, इसी पाठ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें हम मिलते हैं। तब तक आप पाठ की तैयारी कीजिए, इस लेसन को एक बार फिर से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।